और स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हमारे साथ। अब एक बहुत ही अहम खबर जिसके बारे में आप सबको मालूमात जानकारी होनी ही चाहिए। चीन में फैले कोरोना जैसे एक और वायरस के भारत में पहुंचने की खबर अब कंफर्म हो गई है। इसके 3 मामले पकड़े जा चुके हैं। बेंगलुरु में आज 3 महीने की एक बच्ची में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, शॉर्ट में HMPV, इस HMPV वायरस का संक्रमण कंफर्म हो गया है। इससे पहले 8 महीने की एक बच्ची में यही वायरस मिला था। इन दोनों बच्चों की अस्पताल में जब रूटीन जांच हुई, टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट जब सामने आई तो उससे पता चला कि ये HMPV से ग्रसित है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी 2 महीने का बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया। तो 2 मामले कहां? बैंगलोर में, कर्नाटक में, साउथ में, एक गुजरात में मामला। दोनों जगह पर मामले पकड़े गए। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, या ज्यादा गंभीर बात यह है कि इन बच्चों की, कम से कम जो बैंगलोर वाले बच्चे हैं दोनों, इनके माता पिता की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये कहीं विदेश नहीं गए। तो ये वायरस कहां से आ गया? अब चीन के बारे में आपको बता देता हूं। चीन में HMPV के चलते कई शहरों के स्कूल, सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे कोविड-19 के लक्षण होते थे, बुखार आना, यही सारे के सारे लक्षण होते हैं। और ये सबसे ज्यादा असर करता है छोटे छोटे बच्चों पर ही। अभी तो इसलिए आपने देखा, तीनों जो मामले आए हैं यहां भारत में, तीनों छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं। इनमें से 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये HMPV वायरस है। ये कुछ तस्वीरें जो चल रही हैं इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, ये चाइना की तस्वीरें हैं। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो अस्पताल हैं उनके, वो जैसे कोविड-19 के दौरान हुआ था कि अस्पताल भर गए हैं, लोग, छोटे बड़े सब लोग जो हैं, हर उम्र के लोग चेहरों पर मास्क लगाए अस्पतालों में हैं। कहीं दिख रहा है कि अस्पतालों में जगह नहीं है तो वेटिंग एरिया में ही बैठे हुए हैं, वहीं पर ड्रिप लगा दी गई है। दर्जनों लोगों को एक साथ ऐसी वहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वहाँ पर मौतें भी हो रही हैं। हालांकि चीन की तरफ से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें केवल इतना भर कहा गया है कि ये इस किस्म के जो संक्रमण होते हैं ये सर्दी के मौसम में अमूमन होते ही हैं और हर साल होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन दुनिया आशंकित है कि कहीं वो कोरोना वायरस जैसा एक और कोई ये भीषण, भयानक, खतरनाक, जानलेवा वायरस तो नहीं है जो अब भारत में पहुंच गया और पूरी दुनिया को कहीं चपेट में ना ले ले। भारत ने इस पर कोई अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स और सरकार की नज़र है इन सारे मामलों पर। ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग, मैं कई अवसर पढ़ रहा था कुछ खबरें इस पर, तो ये कहा गया कि कुछ डॉक्टर्स ने कि वायरस पकड़ा गया, इसका मतलब वायरस है। और ये HMPV जो है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वायरस पुराना वायरस है। और 2000s में पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था। वायरस तो होते ही आप डिस्कवर उनको करते हैं, तो ये पकड़े गए हैं। 2000 में इसको पहली बार पकड़ा गया था। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये भी साफ है। लेकिन ये इतना जानलेवा हो कि इससे बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई मामला कभी सामने नहीं आया। तो इसलिए ऐसी कोई, अभी तक कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कोविड की तरह ही, कोरोना वायरस की तरह ही, उतना ही जबरदस्त तरीके से संक्रमित करने वाला की ताकत रखता है। किसी को छू लिया, कहीं किसी कमरे में कोई कोविड का पेशेंट था तो आप उस कमरे में चले जाएं जो आपको हो जाया करता था। कहीं वो उसने हाथ रखा हो, आपने वहाँ हाथ रख दिया तो हो जाया करता था। ऐसी ताकत इसमें भी है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये उतना घातक हो, अभी तक ऐसे कोई बात कह नहीं रहा है। ना चीन का कोई डॉक्टर कह रहा है सरकार की, ना भारत में कोई डॉक्टर इस बात को कह रहा है। लेकिन सर, लोग तो घबराएंगे नहीं। इस घबराहट की एक और बड़ी वजह है, क्योंकि अभी तक जो आया है उसमें कहा गया है, चाइना की तरफ से भी ये बात की चर्चा हुई है, जो मैं देख रहा था, कि छोटे बच्चों पर इसका असर है ही, उन्हीं को बुजुर्ग, छोटे बच्चे, और जिनके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी जिनकी कम है, तो उस पर है। कर्नाटक का मैंने देखा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो 2 बच्चे पाए गए हैं उनकी जो जांच हुई है वो अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। गवर्नमेंट लेबोरेटरी में अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, हम उसको करवाने की कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है उस पर, समझे, कि दोनों के कर्नाटक में कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ध्यान रखा जाए। कोविड की तरह से जो प्रिकॉशंस हैं उसको देखना चाहिए, उसी को लेना चाहिए। चाइना में इस स्थिति में है कि बहुत सारे शहरों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। तो इसका मतलब आप इसको बहुत नॉन सीरियसली ना लें, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वो हो सकता है, यदि मैं पढ़ रहा था चाइना के आसपास वाली जो कंट्रीज है ना, उनमें उन लोगों ने तो वही प्रोटोकॉल लागू कर दिए जो कोविड के टाइम पे थे। हाँ, तो वही कोविड प्रोटोकॉल की बात मैं कर रहा हूँ। और यदि आप याद करें तो कोविड के वक्त भी शुरुआत में ऐसे ही हो रहा था कि नहीं है, कुछ जानलेवा नहीं है, कुछ गंभीर नहीं है, और फिर अचानक बड़ा सीजन भी वही करीब करीब सर्दियाँ
वाला था, दिसंबर जनवरी से आकर वो मार्च तक फैल गया था, तो वहीं पर आ रहे हैं और छोटे बच्चों में हो रहा है और बुजुर्ग में हो रहा है, तो इसलिए उसके फैलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसको कैसे किया जाएगा। हो सकता है भारत सरकार इस पर देख रही हो, ICMR अभी उस पर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी उसका कोई एडवाइजरी या प्रोटोकॉल वो इशू करेंगे। कर्नाटक में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी कोई वो नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, हाँ, उनकी परिवार की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो भी मैंने देखा कि उस पर इसका मतलब वायरस आपके यहाँ पहले से है। हाँ, खैर वायरस तो क्या होता है सर कि वायरस होता ही है, वो कब एक्टिव हो जाता है वो इंपॉर्टेंट बात होती है। वायरस नॉर्मली रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक शांत जैसे होते ना, वो पड़े रहते हैं। नहीं खैर, लेकिन कोविड अगर कोई आपके सामने प्रेसिडेंट है, उदाहरण है, तो सरकार प्रोएक्टिवली इस पर काम करती है ऐसे मामलों में, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इसमें जब भी जरूरत होगी सरकार इंटरवीन जरूर करेगी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये ठीक बात है कि वायरस तो होता है, पता चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन को लेकर जो काम कोविड के समय में WHO नहीं कर सका, जो काम यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सका, उसे करने की आवश्यकता है। अब ठीक है कि वायरस आप कह सकते हैं कि भाई वो तो एक्टिव हो जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे सारे वायरस का ओरिजिन पॉइंट वो चाइना निकल रहा है। ठीक बात है। तो चीन कर क्या रहा है? पिछली बार भी जब कोविड एक्टिवेट हुआ था तो उसको सबसे पहले जो WHO की रिपोर्ट थी उसको लेकर WHO को जो उस वक्त के हेड थे उनकी बड़ी आलोचना भी हुई थी कि चीन का नाम पहले आउट कर दिया उसमें से, कि वो ओरिजिन कंट्री के तौर पर उसको हटा दिया, जबकि अंत में समझ में आया कि सारा ही जो वाया घूम कर भी आया, दुनिया के जिन देशों में भी गया, ओरिजिन उसका चीन था। तो चीन कर क्या रहा है? दूसरा, क्या कोई ऐसी गतिविधि जो दुनिया के लिए सचमुच खतरनाक है वो चीन में की जा रही है? क्योंकि कई बार हम चीन के राष्ट्रपति को सुनते हैं, चीन की जब CPC होती है और उसमें जो रेजोल्यूशन सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो शताब्दी है इसको हम पूरी तरह से चाइनीज ड्रैगन जो है वो कब्जा करेगा। तो वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दूसरा, चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो हमें कोई भी वहां से रिपोर्ट नहीं आती, जो कुछ भी हम सुनते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगा, कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा। तो अब दुनिया को जरा कड़ाई से इस मामले में, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, इसी वक्त ये करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी देश अपने देश के लोगों को, अपने नागरिकों को वो छोड़ देगा कि वो मर जाएं या उनको कम इंतजाम करेगा। भारत सरकार तो इस मामले में पहले भी प्रोएक्टिव रही है, फिर से हम वो काम करेंगे। लेकिन अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई वायरस है, कोई मान लीजिए कि अपने शुरुआत का जिस दिन उसको पहला टच हुआ उसके बाद से वो 30 दिन बाद एक्टिवेट होता है, तो आप कैसे उसको पकड़ लेंगे? या कोई ऐसी तकनीक? मैं जो मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अभी तो कोई इस पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ICMR ने कुछ बोला हो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसके भी वेरिएंट होते हैं कोविड की तरीके से। अब ये वायरस जाना पहचाना है, पुराना है, लेकिन चाइना में शायद कोई इसका कोई नया वेरिएंट उसने संक्रमित किया है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। चीन की वजह से पूरी दुनिया 3 साल ठप हो गई, ऑलमोस्ट 3 years। नहीं, शक की सुई तो आप वहां रख सकते हैं ना। क्या नहीं, कोई कॉस्ट इंपोज नहीं की गई सर। दुनिया ने क्या क्या कर लिया, चीन का क्या कर लिया? सबने कहा कि वहां वुहान की लैब से निकला था, शायद वो कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था। जो भी हो, कुछ दुनिया के सामने आया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं गया कि क्यों दुनिया जो है जाम हो गई 3 साल के लिए। 1 करोड़ लोगों की ऑफिशियल डेथ है दुनिया में, 1 करोड़ लोगों की मौत हुई कोविड से। तो अब आप सोच लीजिए कि असलियत में कितनी हुई होंगी। और कई बार जो वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है ना कि फार्मा इंडस्ट्री, जो इस तरह की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उन सब लिहाज से भी दुनिया को एक बार थोड़ा प्रोएक्टिव स्टेप लेकर इसकी जांच तो करानी ही चाहिए। समीर जी को देखिए, HMVP को लेकर जो चल रहा है कि ये वायरस आ गया और चाइना से आया है, पूरे अब दुनिया में इस डर का माहौल शुरू हो रहा है कि क्या है, चाइना से आ रहा है। अब चाइना तो पूरे 1 महीने के लिए बंद हो रहा है, नया साल चाइना का शुरू हो गया है, तो 14 जनवरी से पूरा चाइना 1 महीने के लिए बंद हो जाता है, सब नए साल मनाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। तो चाइना नया साल मनाएगा और बाकी दुनिया के लोग इस दहशत से कि ये चीन से जो वायरस निकला है इसका कहाँ कहाँ असर हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी इसका यार, अभी दिनेश गुंडू राव जो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान भी आया है सुबह कि सरकार पूरा इसके ऊपर ध्यान रख रही है और सरकार पूरी कोशिश करेगी और केंद्र सरकार से के साथ भी संपर्क में है कर्नाटक की सरकार और इस मामले की कोशिश करेगी। देखिए, कोई भी वायरस हो, कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कोरोना की ऐसी घटना घट गई है कि उसके बाद अब कोई भी वायरस आएगा तो निश्चित रूप से आदमी को डर रहेगा क्या कि या कोरोना जितना घातक है या उससे ज्यादा या उससे कम है, तो कोई भी सरकार उससे अब हल्के से लेने की स्थिति में नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात का बयान दिया है कि हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और पूरे इस मामले पे हम जांच रह रहे, उनकी जांच हो रही है और बाकी लोगों की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया आए भारत सरकार या ICMR, भारत सरकार इस पर करेगी, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एक बार पूरा। अब मैं आपको एक आगे बढ़ रहा हूं, एक खबर और है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं N रवि साहब, उनकी और वहां जो स्टालिन मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार के बीच कैसे संबंध हैं तो सब जानते हैं। अब लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर विधानसभा के अधिवेशन में गए और वहां पर वो बिना स्पीच दिए वापस आ गए।
कन्वेंशन क्या है, परंपरा क्या है, गवर्नर जाते हैं, सरकार की लिखी स्क्रिप्ट स्पीच होती है, उसको पढ़ते हैं और एज इट इज वो पढ़ के वो बाहर आ जाते हैं। 3 बार से लगातार हो रहा है, गवर्नर स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर आ जाते हैं कार्रवाई छोड़ करके। क्यों? पहली बार डीएमके सरकार ने उन पर यह आरोप लगाया कि राज्यपाल के संभाषण में उनकी सरकार को बिना बताए बदलाव कर दिया गया और उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था और गवर्नर वहां से चले गए थे। जैसे मैंने आपको कहा, वो सरकार की ही का ही भाषण होता है, गवर्नर ने उसमें अपनी तरफ से कुछ कर दिया ओमिशन एडिशन और वो उन्होंने पढ़ दिया, तो उस पर नाराजगी हुई तो बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद पिछले साल गवर्नर ऑफिस से सरकार को यह हिदायत दी गई थी कि परंपरा है कि गवर्नर के भाषण से पहले और उनके भाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, लेकिन वहां राष्ट्रगान नहीं होता। पहले वहां तमिलनाडु का जो राज्य एंथम, स्टेट एंथम है, वो बजाया जाता है। इससे ये नाराज हो गए। तो पहले भी ये हुआ कि स्टेट एंथम बजा, स्टेट एंथम बजता ही बाहर आ जाते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, स्टेट एंथम बजा, फिर ये बाहर आ गए। अब सरकार क्या आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों कर रही है तमिलनाडु की सरकार? उनका कहना यह है कि हमारी परंपरा यह है कि पहले स्टेट एंथम होता है, उसके बाद स्पीच होती है और स्पीच के बाद नेशनल एंथम होता है। राष्ट्रगान बजता होता है लेकिन वो बाद में होता है। गवर्नर कह रहे हैं दोनों टाइम वही हो। अब जो भी है, इससे एक कोई अच्छी भावना तो नहीं सामने जा रही किसी भी लिहाज से। अब समीर जी पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या गवर्नर सही है या सरकार जो अपनी परंपरा बता रही है वो ठीक है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि तमिल थाई वजतू जो उनका स्टेट गान है वो हमेशा से पहले बजता रहा है। एन रवि के पहले भी ये प्रक्रिया रही है। जबकि एन रवि का ये कहना है कि भाई जब मैं यहाँ गवर्नर बन के आया था और जब मेरा पहला सेशन हुआ था उस समय मैंने पहले बता दिया था कि राष्ट्रगान पहले बजेगा, उसके बाद राज्यगान को आपको बजाना है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच संबंध रहा है, और ये पहली बार नहीं है, जब से रवि वहां बनकर गए कई बिल उन्होंने लटका के रखे। जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, वहां से जब वो बिल पास करने का आदेश हुआ तब वो बिल को आगे किया गया। तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके। ये उतने ही खराब स्तर पर पहुंच चुका जिस स्तर पर धनखड़ साहब के और ममता बनर्जी के संबंध पहुंच चुके थे। तो मुझे लगा कि राज्य के हिसाब से ठीक नहीं कि गवर्नर में और राज्य सरकार में इतना हो। राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर राष्ट्रगान पहले बचेगा, भाई देश पहले है ना, देश के बाद राज्य है, आप राष्ट्रगान पहले बजाइए, उसके बाद राज्यगान बजाइए। अगर गवर्नर इस बात से आपसे कह रहे हैं कि पहले आप राष्ट्रगान को बजाइए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि राज्यगान हमारा बजेगा, तो आप ये बताना चाहते हो कि आपके लिए राज्य पहले, आपको कहीं देश बाद में स्टालिन की कहीं कोई क्षेत्रवाद की रीजनलिज्म वाली पॉलिटिक्स वो दिखाई देती है क्या? यही ना, तमिलनाडु की क्षेत्रवाद की राजनीति हमेशा रही है। स्टालिन का बयान वैसा रहा है, उनके बेटे का बयान वैसा रहा है जो अब वहां पर मंत्री बन गए। मुझे लग रहा है कि जानबूझ कर एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है राज्य की राजनीति को महत्व। हम लोग, मैं तमिलनाडु का नहीं जानता। आप अगर आप अभी याद कीजिए, तुरंत मुझे याद आ रहा है, अभी महाराष्ट्र में ओथ सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री गए थे, उसको आप याद कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर के, गवर्नर के आते ही राष्ट्रगान होता है, गवर्नर शपथ दिलाते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान होता है, सभा विसर्जित, कार्यक्रम समाप्त। अब वहां क्या परंपरा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये विवाद नहीं होना चाहिए। स्टेट एंथम भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंथम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों लोगों के बीच में शायद संबंध खराब है, इस वजह से ये काम हो रहा है। नहीं, संबंध खराब का मसला नहीं है, ये सीधे सीधे तमिलनाडु सरकार का देश विरोधी कृत्य है। ये इसको स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप भारत के संविधान के तहत राज्यपाल को एक प्रोटोकॉल होता है, आप सिर्फ वो किसी मतलब शपथ ग्रहण या किसी असेंबली की बात नहीं है, राज्यपाल जहां भी कार्यक्रम में जाएंगे वहां पहले राष्ट्रगान ही होगा, बाद में भी होगा, वो उसी तरह से चलता है। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु नई परंपरा शुरू करना चाहता है या तमिलनाडु पहले से उसी तरह से कर रहा था? और अगर वो कर भी रहा था, राज्यपाल ने कहा कि भाई पहले आप ये करिए। तमिलनाडु ना कहें, मेरे ख्याल से स्टालिन सरकार कहें, स्टालिन सरकार का, हाँ तमिलनाडु ना कहें, स्टालिन सरकार कहें, तो उनको तुरंत ये स्वीकार करना चाहिए था। अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये परंपरा है, परंपरा किसी व्यक्ति की, किसी राज्य की, किसी सरकार की नहीं होती। परंपरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में इस देश के विद्वजनों ने एक संविधान तैयार किया, उस संविधान के तहत सारी परंपराएं, सारे प्रोटोकॉल तय हैं। और अगर राज्यपाल की जो संविधान से जुड़ी हुई प्रोटोकॉल की, चाहे वो शक्तियों के तौर पर हो, चाहे वो परंपरा के तौर पर हो, उसमें राष्ट्रगान लिखा हो तो सबसे पहले वही होना चाहिए, बाद में वही होना चाहिए। आपको अगर राज्य गीत करना है तो उसको भी आप उसका हिस्सा बना सकते हैं, या राज्यपाल के समय छोड़िए,
मुख्यमंत्री जब आते हैं तब कर लीजिए, किसी विधानसभा का सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू कर देते हैं राज्यपाल, उसके बाद होता, तो आप कहीं भी उसको रख सकते हैं। राज्य गीत से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। है ये स्टालिन की पॉलिटिक्स, स्टालिन की पॉलिटिक्स और खराब पॉलिटिक्स है, ये देश को बांटने वाली पॉलिटिक्स। एक अभी खबर आ रही है, वो मैं आपको और बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आपने देखा था थोड़ा सा हिस्सा उसका, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी रमेश बिधूड़ी ने जो उन पर बयान दे दिया कि इन्होंने तो अपना बाप बदल लिया, सरनेम बदलने के नाम पर रमेश बिधूड़ी बोले थे, उस पर वो भावुक हो गई मुख्यमंत्री आतिशी। देखिए, आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप, मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने 2 बातें कही। एक, आपने तफसील से बताया कि आपने 4-5 ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग को, उन्होंने एक भी नहीं मांगा। दूसरी तरफ आपने बताया कि हियरिंग हुई, उसमें लोग आए और उन्होंने बोला कि हमने तो कोई आपत्ति नहीं दी। तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। फिर से बताइए, हियरिंग हुई? आपने एक तरफ बोला कि हमने जितने भी ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग में सब कर दिए कि हम तो ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि चुनाव आयोग में लोग आए जिन्होंने आवेदन दिए थे और उन्होंने माना कि हमने तो कोई। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्टर्स की भूमिका में या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले, उसमें आतिशी जी से जब सवाल पूछा गया कि रमेश बिधूड़ी ने आपके बारे में ऐसी टिप्पणी की है, उस पर आप उनका रिएक्शन देख रहे थे। वो बोलते बोलते भावुक हो गई और उन्होंने ये कहा कि भाई बात करनी है, चुनाव लड़ना है, काम पर लड़ो। बीजेपी के लोग बताएं उन्होंने क्या काम किया, मेरे काम गिनवाएं, मैंने कुछ नहीं किया तो वो बताएं। इसने घटिया स्तर तक राजनीति क्यों चली गई है यार, अब इस पर क्या कह सकते हैं। अब देखिए कि इसको भी आगे जाकर के चुनाव में एक इशू बनते हुए हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। सर, उनका भावुक होना अपना जो भी है उसको ठीक है जिस तरह से कर रहे हैं, और हम लोगों ने तो सामने चर्चा कर ली कि कोई भी हम यहाँ पर जो हम लोग हैं वो तो इसका समर्थन नहीं कर रहे कि इस तरह की राजनीति करनी चाहिए।
सरकार में या पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते। और ये भी सच है जिसकी चर्चा हुई कि भाई सब राजनेता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो जनरलाइज करके हम एक जगह कहीं रोक भी सकते हैं कि किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए तो शायद आगे लोग उस पर ना बढ़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे आज भावुक हुई हैं आतिशी जी, कहीं इसको भी वो यूज करें तो भी एक इलेक्टोरल इशू वो बना सकती हैं इसी को लेकर भी। फिर आपको सरकार के काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम के जवाब की। बिल्कुल ठीक। कमाल की बात यह है कि रमेश बिदूड़ी ने भी यही कहा था कि आप बताते हैं कि हमने इतने काम करा दिए, हमने इतनी सड़कें तो दोनों को एक साथ बैठा के काम बता दुर्भाग्य है देश का, ये मैंने कहा कि वो टिप्पणी अश्लील और अभद्र है। आज आतिशी ये कह रही कि हमारे पिता को कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जिस पार्टी में है वो भी अपने बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आया। दुर्भाग्य है कि घर छोड़ना पड़ा तो अपने माता पिता का वीडियो जारी किया। दुर्भाग्य है, माता पिता और बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए।